नमस्कार। आज हम एक ऐसी चर्चा शुरू करने वाले हैं जो सीधे हमारे और इस पृथ्वी के भविष्य से जुड़ी है। ये एक ऐसा सफर है जो इंसानी महत्वाकांक्षाओं यानी हमारी आर्थिक तरक्की से शुरू होकर इस पृथ्वी की आखिरी भौगोलिक सीमाओं तक जाता है। हम लगातार आगे बढ़ना चाहते हैं, डेवलप होना चाहते हैं, ठीक है ना? लेकिन जिस ग्रह पर हम रहते हैं उसके संसाधन तो बेहद सीमित हैं। तो आखिर इस रेस का नतीजा क्या होगा? इन्हीं गहरे सवालों के जवाब आज हम इस विश्लेषण में तलाशने की कोशिश करेंगे। लेट्स डाइव राइट इन। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज के सफर के रोड मैप पर डाल लेते हैं। हम मुख्य रूप से 6 आपस में जुड़े विषयों को कवर करेंगे। मैपिंग इकोनॉमिक ज्योग्राफी, उसके बाद डिफाइनिंग आवर ग्लोबल रिसोर्सेज, फिर पावरिंग द मॉडर्न वर्ल्ड, द न्यूक्लियर एनर्जी डिबेट, द रियलिटीज ऑफ रिसाइकलिंग और आखिरी में सबसे बड़ा मुद्दा, द लिमिट्स टू ग्रोथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, मैपिंग इकोनॉमिक ज्योग्राफी। ये दरअसल एक मैक्रो लेंस की तरह है जो हमें ये समझने में मदद करता है कि पूरी दुनिया में हमारी आर्थिक गतिविधियों को किस तरह ऑर्गेनाइज किया गया है। अब यहाँ सवाल आता है कि ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी आखिर है क्या? सरल शब्दों में कहें तो ये इस बात की स्टडी है कि दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियां कहाँ हो रही हैं, उनका वितरण कैसे हुआ है और उनका स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स विषय है। इसमें थ्योरेटिकल अप्रोचेस से लेकर रीजनल, हिस्टोरिकल, क्रिटिकल और यहाँ तक कि बिहेवियरल अप्रोचेस भी शामिल हैं। आसान भाषा में कहें तो कौन सा उद्योग किस जगह लगेगा और वही क्यों लगेगा, इसका डायरेक्ट जवाब इसी अध्ययन से मिलता है। और इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ देखा जा सकता है। आप इजीली समझ सकते हैं कि आर्थिक गतिविधियाँ, व्यापारिक लेन देन और परिवहन आपस में किस तरह गुंदे हुए हैं। सबसे खास बात यह है कि स्पेस यानी जगह इन तीनों के बिल्कुल सेंटर में है। ये इस बात का प्रतीक है कि आर्थिक उत्पादन हो, वाणिज्य हो या फिर मूवमेंट, ये सब एक खास भौगोलिक स्थान पर ही टिकाऊ हैं। यही आपस में जुड़ा हुआ ओवरलैपिंग कोर हमारी दुनिया के आर्थिक ढांचे का आधार तय करता है। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, डिफाइनिंग आवर ग्लोबल रिसोर्सेज। मैप पर हमने जगह तो देख ली, पर अब थोड़ा जूम इन करके ये देखते हैं कि इन आर्थिक कार्यों को आखिर फ्यूल कहाँ से मिलता है। जब हम इन संसाधनों यानी रिसोर्सेज की बात करते हैं तो उन्हें देखने के दो बिल्कुल अलग नजरिए सामने आते हैं। पहला है इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का नजरिया, जो पूरी तरह से इंसानों पर केंद्रित है। इसे एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच कहते हैं, जो मानवीय इच्छाओं और बाजार में पैसे के लेन देन पर चलता है। वहीं दूसरी तरफ है इकोलॉजी यानी पर्यावरण का नजरिया। ये बायोसेंट्रिक है, यानी इसके केंद्र में प्रकृति है। यह हमारी बुनियादी जैविक जरूरतों और प्रकृति की अपनी नेचुरल ग्रोथ प्रोसेसेस पर आधारित है। एक तरफ संसाधन दौलत बढ़ाने का जरिया है और दूसरी तरफ जिंदगी बचाए रखने की जरूरत। किसी भी संसाधन की अपनी एक पूरी दिलचस्प लाइफ साइकिल होती है जो इन 4 स्टेप्स में बनती होती है। सोचिए, जमीन की गहराइयों में छिपा हुआ कच्चा तेल। जब तक उसे बाहर नहीं निकाला गया, वो सिर्फ एक पोटेंशियल रिसोर्स है, मौजूद तो है पर उपयोग में नहीं। जब उसका सही पता लगाकर सर्वे हो जाता है और इस्तेमाल शुरू होता है, तब वो एक्चुअल रिसोर्स बन जाता है। अगर आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से उसे निकालना और बेचना मुनाफामंद है तो वो रिजर्व कहलाता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर उसे मुनाफामंद तरीके से निकालने की टेक्नोलॉजी ही हमारे पास ना हो तो वो बस एक स्टॉक बनकर रह जाता है। काफी इंटरेस्टिंग प्रोसेस है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पर, पावरिंग द मॉडर्न वर्ल्ड। एक पल रुककर सोचिए कि हमारी इस आधुनिक जिंदगी और इस विशाल आर्थिक मशीनरी को चलाने के लिए आखिर कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती होगी। हमारे आसपास की दुनिया को चलाने वाले ऊर्जा स्रोतों को अगर एक फ्रेम में देखा जाए तो क्लियरली पता चलता है कि हम इंसानों ने पावर पैदा करने के कितने अलग अलग और शानदार तरीके इंजीनियर किए हैं। मुख्य रूप से हमारे पास 10 बड़े ऊर्जा स्रोत हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जिसका अपना पर्यावरणीय असर होता है, जियोथर्मल, हाइड्रोजन, टाइडल और वेव एनर्जी। लेकिन यहाँ कुछ बातें हैं जो वाकई चौंकाने वाली हैं। जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को ही ले लीजिए। पूरी दुनिया इस पर बहुत ज्यादा निर्भर है, लेकिन इसके डैम्स अब काफी पुराने और कमजोर होते जा रहे हैं, जिन्हें हेवी मेंटेनेंस चाहिए। बायोमास को आमतौर पर इको फ्रेंडली माना जाता है, पर सच्चाई ये है कि जलने पर यह भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। फिर आती है न्यूक्लियर एनर्जी और आखिर में फॉसिल फ्यूल्स यानी कोयला और तेल। जिस तेजी से हम इन फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, अंदाजा है कि इनका बचा हुआ रिजर्व अगले सिर्फ 100 सालों में पूरी तरह खत्म हो सकता है।
और यहीं से हम अपने चौथे विषय पर आते हैं, द न्यूक्लियर एनर्जी डिबेट। ऊर्जा स्रोतों में सबसे ज्यादा डीपली फोकस्ड और विवादित मुद्दा परमाणु ऊर्जा ही रहा है। अगर कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव होकर इसके नुकसान देखें तो वो काफी गंभीर हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है इसका रेडियो एक्टिव वेस्ट। इसे सुरक्षित रखने के लिए विट्रिफिकेशन जैसी प्रोसेस लगती है, क्योंकि ये कचरा आने वाले 10,000 सालों तक रेडिएशन फैला सकता है। इसके साथ ही चेरनोबिल और फुकुशिमा जैसी भयानक दुर्घटनाओं का जोखिम, सिक्योरिटी हैजर्ड्स और यूरेनियम का बेहद दुर्लभ होना भी बड़ी समस्याएं हैं। एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यह है कि एक नए न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाने का खर्च आसमान छूता है और कंस्ट्रक्शन में 5 से 10 साल तक का लंबा वक्त लग जाता है। लेकिन इसके दूसरे पहलू पर आते हैं। इसके फायदे भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। न्यूक्लियर पावर में ग्रीन हाउस गैस का इमिशन ना के बराबर होता है, और इसकी मैसिव एफिशिएंसी जरा देखिए। यूरेनियम 235 के एक अकेले न्यूक्लियस का फिशन एक कार्बन एटम के जलने के मुकाबले करीब 6 करोड़ गुना ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इमेजिन कीजिए, सिर्फ 28 ग्राम यूरेनियम से उतनी ऊर्जा मिलती है जितनी एक 100 मेट्रिक टन कोयले से। इसके अलावा ये अनरिलायबल वेदर पर निर्भर नहीं करती, यानी आपको 24 घंटे लगातार पावर मिलती है। फ्यूल की कॉस्ट कम होती है और ट्रांसपोर्टेशन भी बेहद आसान है। चलिए अब एनर्जी से आगे बढ़ते हैं और पॉइंट नंबर 5 पर पिवट करते हैं, द रियलिटीज ऑफ रिसाइकलिंग। जब हम इतना मैसिव उत्पादन करते हैं तो कचरा भी उतना ही निकलेगा। तो अब ये एक्सप्लोर करते हैं कि समाज आखिर इस वेस्ट को हैंडल कैसे करता है। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि रिसाइकलिंग अकेले सब कुछ नहीं है। ये पूरे सस्टेनेबिलिटी पिरामिड का सिर्फ एक टियर है, जिसके ऊपर रिड्यूस यानी उपयोग कम करना और रीयूज यानी दोबारा इस्तेमाल करना आते हैं। हालांकि इसका अपना पॉजिटिव इम्पैक्ट काफी बड़ा है। रिसाइकलिंग हर साल करीब 70 टन कचरे को सीधे लैंडफिल में जमा होने से रोकती है। पर यहाँ एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है। हम सबको लगता है कि रिसाइकलिंग एक परफेक्ट सॉल्यूशन है, पर क्या ये हमेशा कॉस्ट इफेक्टिव और पूरी तरह सेफ होती है? क्या वाकई ऐसा ही है? अगर हम थोड़ा फैक्ट्स में गहराई से उतरें तो इसके अनकहे पहलू सामने आते हैं। पहली चीज, कॉस्ट। नए रिसाइकलिंग प्लांट्स और अलग फैक्ट्रीज लगाने का शुरुआती सेटअप कॉस्ट बहुत हैवी होता है। फिर क्वालिटी की बात करें तो रिसाइकल्ड उत्पाद अक्सर सस्ते लगते हैं, पर उतने ही कमजोर और जल्दी टूटने वाले होते हैं। सेफ्टी एक और बड़ा कंसर्न है। ये रिसाइकलिंग साइट्स कई बार काफी अनहाइजीनिक होती हैं। कचरे को पानी के साथ मिलने से वहां लीचेट्स बनते हैं, जो हमारे पीने के पानी को कंप्लीटली जहरीला कर सकते हैं। और आखिर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है स्केल की। दुनिया भर के इंडस्ट्रीज से निकलने वाले विशाल कचरे का सामना करने के लिए छोटे पैमाने पर होने वाली रिसाइकलिंग बिल्कुल फेल हो जाती है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, द लिमिट्स टू ग्रोथ। अब वक्त है बिल्कुल मैक्रो लेवल पर सोचने का, जहां हम अपनी मानवता और प्रोग्रेस से जुड़े सबसे बड़े एग्जिस्टेंशियल सवाल को एड्रेस करेंगे। आइए ट्रेस करते हैं कि वक्त के साथ हमारी सोच कैसे बदली है। 1800s के दशक में एक लिमिटलेस फ्रंटियर वाला माइंडसेट था। लोगों को लगता था कि संसाधन अनंत हैं। नियम बड़ा सिंपल था, अपने आसपास रिसोर्स खत्म करो, गंदगी फैलाओ और नए इलाके में आगे बढ़ जाओ। पर 1900s तक आते आते आबादी बढ़ने लगी, जिसने नए सैनिटेशन रूल्स और नेशनल फॉरेस्ट बनाने पर मजबूर कर दिया। और फिर आया 1960s का दशक। नदियां प्रदूषित हो चुकी थी और शहर स्मॉग से भरे थे। ये बेहद बिविल्डरिंग पर जरूरी एनवायरमेंटल अवेकनिंग का दौर था। इसी जागरूकता के चलते 1970 में प्रसिद्ध क्लब ऑफ रोम और MIT की स्टडी का आगाज हुआ। इसी इंपॉर्टेंट स्टडी में MIT के कंप्यूटर एक्सपर्ट्स ने ऐसे 5 मुख्य और आपस में जुड़े फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया जो हमारी इस धरती पर सीधा असर डालते हैं। ये थे बढ़ती हुई पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज का कंजम्पशन, इंडस्ट्रियल आउटपुट और पोल्यूशन। उन्होंने पाया कि ये पांचों फैक्टर्स एक दूसरे पर गहरा असर डालते हैं और एक्सपोनेंशियली तेजी से बढ़ रहे हैं, जबकि जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं उसके स्पेस और रिसोर्सेज स्ट्रिक्टली फाइनाइट यानी सीमित हैं। चलिए अब इस डेटा मॉडलिंग पर गौर करते हैं, जो समझाता है कि ये सब एक साथ कैसे एक्ट करता है। इम्पार्शियली देखा जाए तो ये प्रोजेक्शंस साफ बताते हैं कि अगर आर्थिक विकास को इन लिमिट्स के बिना आगे बढ़ने दिया गया तो एक वक्त आएगा जब भोजन, आबादी और औद्योगिक उत्पादन में अचानक से बहुत भारी गिरावट यानी एक ड्रामेटिक क्रैश आ जाएगा। सीधे शब्दों में, अगर लिमिट्स को इग्नोर किया गया तो प्रकृति खुद आगे आकर रिप्रेजेंट्स को रोक देगी।
तो यहाँ एक बेहद सोचने पर मजबूर करने वाला आखिरी सवाल सामने आता है। क्या मानवता अपने इन अनुभवों से सीखकर इस अल्टीमेट लिमिट तक पहुंचने से पहले ही नए आविष्कार कर पाएगी और खुद को अडेप्ट कर सकेगी? हमारा आगे का आर्थिक भूगोल कैसा होगा, इसका पूरा बेस इसी सवाल के जवाब पर टिका है। इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहने और इस डीप चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।